हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम बैंकिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, चैप्टर 6 मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बात करी थी मनी के ऊपर, कि मनी के बारे में हम चैप्टर 5 हमने अच्छे से पूरा का पूरा क्लियर करा था एक ही वीडियो से। ऐसे ही हम बैंकिंग को एक ही वीडियो से, सिर्फ इस वीडियो से पूरा का पूरा चैप्टर समझने वाले, रिविजन करने वाले। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कमर्शियल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक पहले क्या होता है, पहला टॉपिक देखिए। कमर्शियल बैंक के बारे में हम समझे तो कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि बेसिकली फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, वो लोगों से पैसा डिपॉजिट लेता है। लोग उस बैंक में जाके पैसा हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में जाके। जो बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, वो कमर्शियल बैंक ही है बेसिकली। और फिर उस पैसे को क्या करता है बैंक वाला, उसी पैसे से लोगों को लोन देता है, ग्रांटिंग लोन्स। तो कमर्शियल बैंक का ध्यान से समझना फंक्शन क्या है, लोगों से पैसा लेता है, उसी पैसे से आगे लोन देता है, और उसी पैसे से या तो आगे इन्वेस्टमेंट करता है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिसका काम है प्रॉफिट कमाना। कमर्शियल वर्ड आ गया तो पैसा कमाना उसका मोटिव है। तो लोगों से पैसा लेके आगे उन्हीं को पैसा देना या फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करना, यही कमर्शियल बैंक का काम है। समझ आ रही बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक वाले का फंक्शन यही होता है, लोगों से डिपॉजिट लेके आगे उसी पैसों से लोन देना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, कमर्शियल बैंक के फंक्शन बेसिकली दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन यानी कि मेन फंक्शन क्या है उसका, लोगों से पैसा लेना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अब लोगों से पैसा किस तरह से ले सकता है, या तो करंट अकाउंट में लगाएगा, करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है, ये बेसिकली बिजनेसमैन के लिए होता है। फिक्स डिपॉजिट यानी कि आप लंबे समय के लिए एक ही बार में पैसा रख सकते हो और बार बार निकाल नहीं सकते उसमें से। एक बार फिक्स कर दिया तो वही हो गया काम। और लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, इसमें कोई इंटरेस्ट रेट मिलता नहीं है। सेविंग डिपॉजिट में हम इसी में पैसा रखते हैं, जो भी आपने पैसा रखा होगा बैंक अकाउंट में वो इसी के सेविंग अकाउंट में रखा होगा, वो सेविंग डिपॉजिट होता है। इसमें इंटरेस्ट कम मिलता है। करंट में फ़ायदा क्या होता है कि फटाफट से आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो और आपको कोई लिमिट भी नहीं होती ज़्यादा। सेविंग में तो भैया लिमिट भी होती है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है विड्रॉ करने की, इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। ये बिजनेसमैन के लिए इसलिए होता है। एडवांसिंग लोन अगला होता है। अगला क्या है कि भैया पहले तो पैसा लेना लोगों से, फिर उसी पैसे से क्या करना, आगे लोन देना। तो एडवांसिंग लोन बेसिकली, इसमें भी लोन भी वो तीन तरीके दे सकता है। एक होता है कैश क्रेडिट। इसमें क्या होता है बेसिकली, कमर्शियल बैंक बोरर को करंट एसेट के बदले में, यानी कि शॉर्ट टर्म होता है बहुत जरिए, वो कहता है कि देखो भाई अपने कोई करंट एसेट मेरे पास गिरवी रखो, जैसे कि शेयर्स, कोई स्टॉक है आपके पास, कोई बॉन्ड है, वो गिरवी रखो मेरे पास। उसके बाद मैं आपको लोन सैंक्शन कर दूंगा, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। और आप कभी भी, आपको एक लिमिट मिलेगी इसमें कि भैया आप अपने अकाउंट में इस लिमिट तक पैसा निकाल सकते हो, लेकिन उसके ऊपर बाद में इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो कैश क्रेडिट एक तरह का क्या है कि आपके अकाउंट के अंदर ही लिमिट दे दी कि इतनी लिमिट तक आप पैसा निकाल सकते हो, लेकिन करंट एसेट को गिरवी रखना पड़ेगा। डिमांड लोन्स होते हैं कि आपको लोन दे दिया गया, लेकिन आपको जब मर्जी आपसे ले सकते हैं, जब चाहे आपको। अगर जैसे ही हम डिमांड करेंगे कि भाई पैसा वापसी दो, तो पैसा आपसे वापसी ले सकते हैं। ठीक है, तो डिमांड लोन तो ऐसा है कि ऑन द डिमांड आपको पे करना पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, ये बेसिकली यही आप तरीके के लोन लेते हो, ये पर्सनल लोन होता है कि आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, जैसे कि अपना हाउस गिरवी रख के आप लोन ले रहे हो और आपको चुकाना होगा। और आपके अकाउंट में देखो, लोन जब आपको मिलता है ना, तो लोन में आपको एक लोन अकाउंट खुलता है, उस अकाउंट में आपके पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। तो जब भी आपको कोई लोन का पैसा इस्तेमाल करना होता है, लोन अकाउंट से निकालना पड़ता है। तो आपके लोन अकाउंट खोलते हैं, उस पैसे को अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, फिर आपको इंटरेस्ट समेत आपको लौटाना होता है। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेकेंडरी फंक्शन के ऊपर कि कमर्शियल बैंक का और क्या रोल प्ले करते हैं कमर्शियल बैंक। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, यानी कि आप अपने करंट अकाउंट से ज़्यादा पैसा निकाल सकते हो, जितना आपके अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा निकाल सकते हो। दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बिजनेसमैन को मिलती है, जिससे वो कभी भी अगर उसको पैसे की दिक्कत है, पैसा अकाउंट में नहीं है, फिर उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं। एग्रीड लिमिट तक लिमिट होती है। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि कोई अगर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जो डॉक्यूमेंट होता है पैसा लेने के लिए, उधार जब सामान बेचते हैं, और उसकी मैच्योरिटी पीरियड होता है। मान लो 2 महीने का पैसा लेना है, लेकिन आपको पैसे की जरूरत 2 महीने से पहले है। 1 महीने के बाद भी आप जाके बैंक में जाके वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवा सकते हो। डिस्काउंट का मतलब वो पैसे को निकलवा सकते हो, लेकिन हाँ चार्जेस देने पड़ते हैं उसके लिए।
एजेंसी फंक्शन भी करते हैं बहुत सारे, जैसे कि फंड किसी को ट्रांसफ़र करना, बहुत सारी कोई भी आइटम को कलेक्ट करना, जैसे कि किसी से डिविडेंड कलेक्ट करना, किसी को पे करना है कोई डिविडेंड, या किसी को कोई पैसा देना है कस्टमर के बिहाफ पे वो करता है। फॉरेन एक्सचेंज खरीदना बेचना, सिक्योरिटी खरीदना बेचना, शेयर डिवेंचर वगैरह, इनकम टैक्स के बारे में जानकारी देना कस्टमर को अपने बारे में, ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर का रोल प्ले करना, यानी कि मान लो कि कस्टमर मर गया तो उसके विल को संभाल कर रखेगा और आगे जो उनके परिवार को दे सकता है, उनके परिवार को चीज़। लेटर ऑफ रेफरेंस देना, जैसे कि कस्टमर की भैया आर्थिक स्थिति क्या है उनके बारे में बताना कि कस्टमर देखो आपके आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं तो आपकी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ये है, ठीक है। और भी फंक्शन होता है, जैसे जनरल यूटिलिटी फंक्शन की बात करें तो लॉकर फैसिलिटी देता है, जैसे कि आपको भैया पूरा लॉकर देगा, एक सेफ्टी लॉकर होता है जिसमें आप अपना पैसा या कोई भी सामान संभाल कर रख सकते हो सेफ कस्टडी में। अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवलर चेक देता है ये। लेटर ऑफ क्रेडिट देता है, यानी कि आपको एक कस्टमर को लेटर ऑफ क्रेडिट से क्या होता है कि आपकी भैया आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब कि आप क्रेडिट दे भी पाओगे, अगर आपने उधार लिया तो क्या आप चुका पाओगे किसी को, उसके ऊपर बात लेटर ऑफ क्रेडिट देता है, ठीक है, ताकि आप दूसरों को दिखा सकते हो देखो भाई मैं उधार चुकाता हूँ। अंडर राइटिंग सिक्योरिटी, अंडर राइटिंग का मतलब होता है मान लो कि जैसे कई बार कंपनी सिक्योरिटी शेयर इशू करती है और वो नहीं बिक पाते तो अंडर राइटर क्या होता है वो खरीद लेते हैं। तो बैंक वाला वो वाला काम करता है कि अगर कोई शेयर नहीं बिक पाए तो वो खरीद लेंगे अंडर राइटर की तरह। स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है, यानी कि कोई भैया मतलब स्टॉक मार्केट का स्टैटिस्टिक्स होता है, कॉमर्स का स्टैटिस्टिक्स होता है, इंडस्ट्री का होता है, वो कलेक्ट करने का भी काम बैंक वाला करता है। तो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है बैंक वाले। नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन का मतलब कि कमर्शियल बैंक उधार कैसे देता है, किस तरीके से उधार देता है। हमारे इकोनॉमी में मनी जो क्रेडिट क्रिएशन होता है उधार वाला, वो कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया था बैंक वाला क्या करता है, बैंक वाला कस्टमर से ही डिपॉजिट लेता है। कस्टमर क्या करते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं और उसी पैसे को आगे लोन की फॉर्म में देता है दूसरे कस्टमर्स को ही। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि आप समझ रहे होगे जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और वो जो कैश क्रेडिट था ये वाला, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। इसमें भी लिमिट होती है, लेकिन मेरे भाई ये क्रेडिट कार्ड है, जैसे आपने आपने सुना ही होगा, आपने शायद होगा भी आपके पास। क्रेडिट कार्ड ये कैश क्रेडिट होता है। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी मिलती है जैसे सेविंग अकाउंट वालों को कि भाई आप अपने क्रेडिट कार्ड है आपके पास, आप पैसा जब मर्जी आप शॉपिंग करो जितनी मर्जी, लेकिन लिमिट तक है, लिमिट होती है, उसके बाद चुका देना इंटरेस्ट समेत। लेकिन जो ओवरड्राफ्ट होती है ये किसको मिलती है, ये करंट अकाउंट वालों को मिलती है, बिजनेसमैन वालों को, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं जैसे लोन जब देता है कस्टमर को, तो ये लोन देता कैसे है, कितना कैसे लोन आपके इकोनॉमी में आता है। तो ये अब यही होता है क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन, क्योंकि मनी जो हमारे इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है वो ऐसे ही होता है लोन की फॉर्म में। तो कैसे होता है, और एक और चीज़ आपको समझनी है। अब देखो वो कैसे होता है, हमारे जो डिपॉजिट्स होते हैं तो वो अभी हम पहले इस मॉडल को समझने के लिए पहले हम दो एजम्पशन समझते हैं। एजम्पशंस क्या क्या है इस मॉडल की, कि मनी सर्कुलेट कैसे होता है या मनी क्रिएशन कैसे होता है। देखिए एजम्पशन ये है कि हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारे इकोनॉमी में सारे कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एक ही है, एक ही मानेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अलग अलग बैंक है, हम क्या मान रहे हैं कि पूरे कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को एक ही बैंक मान लेंगे, एक यूनिट, सबको बैंक्स मानेंगे, ठीक है। तो मतलब कि एक बैंक्स जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सबको एक मान लेंगे। जितने भी इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होता है, मतलब पैसा लेन देन, वो सारा हम मान के चल रहे हैं कि वो बैंक के थ्रू होता है। दो अजम्पशन है कि हम मान के चल रहे हैं कि भाई जो भी पैसा किसी को देना है या लेना है वो बैंक के थ्रू लेंगे, और सारे बैंक को एक ही मांग चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बैंक अलग है ये बैंक अलग है, एक ही मांग के चलेंगे, तब ये सिस्टम हम अच्छे समझ पाएंगे। अब ये बात करते हैं कि देखिए हमारे डिपॉजिट्स की बात करते हैं, ठीक है। बैंक वालों के पास जो डिपॉजिट आता है, सबसे पहला जो बैंक वाले के पास डिपॉजिट हम आता है, वो डिपॉजिट लेता है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, जो मेन डिपॉजिट होता है। यानी कि जो कस्टमर डिपॉजिट करता है बैंक में पैसा, वो प्राइमरी डिपॉजिट है। फिर इस प्राइमरी डिपॉजिट से ही मैंने क्या बताया था, इसी से लोन देता है लोगों को आगे, है ना, इसी से ही आगे लोन देता है। जो वो लोन देता है इसी डिपॉजिट से, तो वो बन जाता है फिर बैंक वालों के लिए सेकेंडरी डिपॉजिट। क्योंकि जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पीछे भी
कमर्शियल बैंक जो लोन देगा, जैसे शॉर्ट टर्म लोन होते हैं वो लोन देता है तो वो सीधा लोन कोई पैसे में नहीं देगा, वो क्या करेगा, लोन अकाउंट खोलेगा। यानी कि लोन भी कैसे देगा, वो सिर्फ अकाउंट में पैसा डालेगा, कैश में नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा। वो आपके अकाउंट आपके नाम से एक अकाउंट खोल देगा, लोन अकाउंट, उसके अंदर आपको पैसा डाल देगा। अब आपकी मर्जी है आप कब निकालोगे उस पैसे को, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करता। जो लोन अकाउंट पैसा होता है ना, उसी लोन अकाउंट से फिर आगे दूसरों को लोन दे सकता है। तो सेकेंडरी डिपॉजिट से ही आगे दूसरों को लोन दे सकता है, यानी कि लोन के बदले में आगे लोन दे सकते हैं, उसी को समझते हो। तो यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट जब बैंक में होता है, उससे बैंक वाला क्या करता है, लोन देता है आगे को। जैसे ही लोन देता है किसी को, तो बैंक वालों के पास वो पैसा रहता ही रहता है, क्योंकि लोन अकाउंट में पैसा जाता है। एक्चुअल में वो पैसा कहीं गया नहीं है, वो पैसा अभी भी लोन अकाउंट में ही पड़ा हुआ है। तो उसी लोन अकाउंट से वो आगे लोन भी दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि मान लो 1000 रुपये का पैसा डिपॉजिट हुआ कस्टमर के पास, कस्टमर ने 1000 रुपये डिपॉजिट कराया, इसी 1000 रुपये का लोगों को लोन दे दिया, मान लेते हैं। लेकिन लोन जो दे दिया 1000 रुपये का, वो बेसिकली बैंक वालों पे ही पैसा है वो भी अभी, क्योंकि वो लोन अकाउंट में डाला है। एक्चुअल में हाथ में 1000 रुपये किसी को नहीं दिए, वो बैंक वालों पे 1000 रुपये पड़े हुए हैं। वो 1000 रुपये जो बैंक वालों पे वो जमा हुए थे, वो अभी बैंक वालों के पास ही है। वो तो सिर्फ 1000 रुपये का लोन दिया, लोन अकाउंट पैसा डाल दिया। अब वो एकदम तो पैसा निकालेगा नहीं बैंक से वो बंदा। अब उस पैसे को आगे यूज़ करके, वही 1000 रुपये का जो लोन दिया, अभी भी 1000 रुपये बैंक में पड़ा है, उसी को आगे यूज़ करके एक और 1000 रुपये का लोन दे सकता है बैंक। ऐसे मनी सर्कुलेट होता है। उसी 1000 रुपये का आगे लोन दे देगा, क्योंकि वो पैसा तो भैया किसी को देता ही नहीं है लोन का, वो तो लोन अकाउंट में डालता रहेगा पैसा। अब आप कहोगे कि भैया एकदम सारा पैसा निकालेंगे, तो वो बात होती है, लेकिन ऐसा हम नहीं मानते। एकदम से कोई पैसा निकालता नहीं लोन अकाउंट से, इसलिए वो उसी पैसे को आगे लोन देता रहता है। लेकिन सारा पैसा लोन नहीं देता। 1000 रुपये का डिपॉजिट तो 1000 का लोन नहीं दे सकता। यही है मेन चीज़। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या रखा है कि देखो भैया, आपको कुछ डिपॉजिट का हिस्सा अपने पास या संभाल के रखना होगा। उसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो यानी कि LRR। आपको कुछ फ्रैक्शन अपने डिपॉजिट का रखना होगा रिजर्व करके। सेंट्रल ये फिक्स करता है, ये सेंट्रल बैंक फिक्स करता है। सेंट्रल बैंक फिक्स करता है कि भैया आपको अपना जो भी सेकेंडरी डिपॉजिट है, जो भी आपके पास डिपॉजिट है, कहने का मतलब प्राइमरी डिपॉजिट, उसका कुछ फ्रैक्शन अपने पास लीगल रिजर्व रेशियो की तरह रखना पड़ेगा। लीगल रिजर्व रेशियो बेसिकली ये नहीं होता कि अपने पास ही रखना पड़ेगा सिर्फ। इसमें दो चीज़ें आती है, कुछ पैसा तो अपने पास रखना होता है इसके अंदर, और कुछ पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, लेकिन रिजर्व करके रखना होता है। ठीक है, ये चीज़ समझनी है। तो ये मेन चीज़ है कि इन बैंक वालों ने ये कर रखा है। अब देखो, पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट सेकेंडरी डिपॉजिट में क्या होता है। देखो, प्राइमरी डिपॉजिट जो ऐसे कैश डिपॉजिट होते हैं जो कमर्शियल बैंक के पास हम करते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट पैसा रख रहे हैं, करंट अकाउंट में, टर्म डिपॉजिट्स में, या अदर डिपॉजिट, किसी भी तरह के डिपॉजिट। और सेकेंडरी डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो कि अराइज होते हैं लोन्स देने के बाद। जब हम किसी को लोन दे देते हैं, तो वो लोन अकाउंट में जो पैसा होता है वो हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट होता है। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल में। जब हम दोनों को प्लस कर देते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं कमर्शियल बैंक की। तो ये चीज़ होती है। तो ये लिखा हुआ है, कमर्शियल बैंक सेकेंडरी डिपॉजिट से लोन आगे दे सकता है, हाउ मेनी टाइम्स, मोर देन देयर कैश रिजर्व। जितना उसके पास कैश रिजर्व है, उससे ज़्यादा लोगों को लोन दे सकता है। मतलब कि अगर 1000 रुपये का अगर कोई डिपॉजिट हुआ बैंक के अंदर, तो बैंक वालों ने, मान लो सेंट्रल बैंक ने कहा है कि आपको 1000 रुपये का 10% अपने पास रखना है। तो अगर 10% अपने पास रखना है, तो 100 रुपये अपने पास रखेगा, बाकी जो बचा वो 900 रुपये का लोन आगे दे देगा। ठीक है, तो अगर आगे 900 रुपये का लोन दे देगा, फिर उस 900 रुपये का 10% अपने पास रख के, जैसे कि 90 रुपये, फिर आगे उसी पैसे को आगे यूज़ करके आगे एक और लोन दे सकता है। क्योंकि ये जो लोन दे रहा है वो एक्चुअल में पैसा हाथ में नहीं दे रहा कैश में, ये लोन अकाउंट में ही जाएगा। तो लोन अकाउंट से आगे किसी और को लोन दे सकता है, फिर किसी और को दे सकता है। तो ऐसा करते करते बहुत सारा लोन दे सकता है बैंक वाला। अब इसी को समझते हैं कि बेसिकली हमारा पूरा लोन कितना कितना दे सकता है, और लोन मनी क्रिएशन होता कैसे पूरे इकोनॉमी में। देखो, सबसे पहला राउंड्स क्या होता है, इस तरह से टेबल आपको बनाना है। इनिशियल डिपॉजिट,
आपको पता है कि सबसे पहले बैंक में कोई पैसा पहले जमा करता है, उसे इनिशियल डिपॉजिट बोलते हैं या प्राइमरी डिपॉजिट बोल सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 रुपये जमा कराया, ये डिपॉजिट 1000 रुपये जमा कराया बैंक में, ठीक है, तो ये प्राइमरी डिपॉजिट हो गया। अब मान लेते हैं कि लीगल रिजर्व रेशियो 20% है, यानी कि सेंट्रल बैंक ने कह रखा है कि भैया इस डिपॉजिट का 20% हिस्सा संभाल के रखना है, मतलब 20% आपको लोन नहीं देना किसी को, तो 20% कितना हो गया, 200 रुपये। बाकी जो बच गया 800 रुपये आप लोन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंट्रल बैंक ने तो कह दिया, कमर्शियल बैंक क्या कर सकता है, इसी 800 रुपये को आगे लोन दे सकता है, आगे लोन की फॉर्म में दे सकता है। अब आप कहोगे कैसे हो सकता है कि भैया, वो आप कहोगे ठीक है, बात समझ में आ रही है कि इसको लोन अकाउंट में डालेगा, पैसा कैश में नहीं देगा। मेरे भाई एक बात समझो, पैसा लोन अकाउंट में जाएगा 800 रुपये का, बिल्कुल ठीक बात है। पर आप सोच रहे होगे भैया अगर ये 800 रुपये चलो ठीक है लोन अकाउंट में डाल भी दिया और इसने अगर सारा पैसा निकाल लिया तो फिर क्या, कहाँ से पैसा आएगा कमर्शियल बैंक के पास। अगर ये सारा पैसा निकाल दिया और कल को आप उसी को अगर 800 रुपये को लोन दे दोगे किसी और को, तो वो पैसा आपके उसके वो अगर लेने जाएगा बैंक में तो पैसा नहीं होगा। देखो ऐसा बात है, इसी पे हमने एक अजम्पशन मान रखी है। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, हमने एक अजम्पशन मान ली थी। देखो कोई भी बंदा पैसा निकालेगा बैंक से या पेमेंट किसी को करेगा या रेसिप्ट होगा, वो बैंक के थ्रू ही होगा। मतलब अगर मान लो वो लोन का पैसा उसको चाहिए भी 800 रुपये, वो कैसे निकालेगा, वो बैंक के थ्रू किसी को ट्रांसफ़र करेगा। मतलब अगर मान लो उसको 800 रुपये किसी को देने हैं तो बैंक के थ्रू ही, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू किसी को दे देगा, तो पैसा वहीं पे फिर बैंक में ही रहेगा, पैसा कोई कैश में नहीं निकालेगा। हम यही मांगे चलते हैं, ये अजम्पशन है मेरी। इसी के थ्रू हम क्या होगा कि वो पैसा घूम फिर के बैंक में ही रहेगा 800 रुपये। तो अगर वो पैसा बैंक में रहेगा तो बैंक वाला क्या करेगा, उसी 800 रुपये को, अब राउंड 1 स्टार्ट होगा, अब उसी 800 रुपये को वो आगे लोन की फॉर्म में दे सकता है, बिकॉज वो पैसा बैंक के अंदर ही है, वो पैसा कहीं गया नहीं, ये मान के चल दिया मैंने। तो पैसा बैंक के अंदर ही, अब 800 रुपये का, लेकिन 20% तो भैया लीगल रिजर्व रेशो में रखेगा, इसका होता है 160 रुपये। बाकी जो बचा वो लोन दे देगा, यानी कि 640 रुपये। फिर वो मान के 640 रुपये बैंक के पास ही है, कोई गया तो है नहीं पैसा कहीं पे। अगर हाँ पैसा सारा निकाल ले भैया, अगर मैं ये असम्पशन ना मानता तो हो सकता है वो 800 के 800 निकाल लगता, फिर मैं आगे लोन नहीं दे सकता। लेकिन मैंने ये मान के चल रहा हूँ कि वो 800 रुपये बैंक में ही है, ऐसे 640 बैंक में ही है। फिर राउंड 2 स्टार्ट होगा। अब बैंक वाला क्या करेगा, इस 640 को आगे दूसरों को लोन दे देगा। पहले 800 रुपये का यूज़ करके लोन दिया किसी और को, फिर 640 का लोन जब दे दिया किसी और को, 640 को ही आगे लोन की फॉर्म में आगे दे सकता है। 640 का 20% पहले अपने पास रखेगा, जैसे कि 128 रुपये, और बाकी जो बचा वो आगे लोन दे देगा। लेकिन सर ये तो चलता रहेगा, फिर राउंड 3 स्टार्ट होगा, फिर राउंड 4, ऐसा कब तक चलता रहेगा मेरे भाई, ये तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। लोन बांटता रहेगा। इतना सारे लोन आ जाएंगे लोगों के पास, लोन आते आते। तो सवाल ये उठता है ये प्रोसेस कब तक चलेगा, सवाल ये उठता है प्रोसेस कब तक चलेगा, ये बात आपको समझनी है। तो ये देखो, अब टोटल की बात करते हैं, ये तब तक चलेगा जब तक कि ये इनिशियल जो डिपॉजिट है ये ज़ीरो ना हो जाए। जब तक कि मेरे पास ये लोन का अमाउंट यहाँ पर ज़ीरो ना हो जाए तब तक मैं आगे लोन नहीं दे सकता। तो ये ज़ीरो कब होगा, सवाल ये उठता है। तो उसको निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बना रखा है जिसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। हमने बोलते हैं उसे मनी मल्टीप्लायर, या फिर उसे बोल सकते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके मैं ये निकाल सकता हूँ कि ये 1000 रुपये को कितनी बार इस्तेमाल कर सकता है लोन की फॉर्म में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो लीगल रिजर्व रेशो है उससे हम निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं लीगल रिजर्व 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशो को अगर मैं उल्टा कर दूँ, रेसिप्रोकल कर दूँ, तो निकल जाएगा। तो देखो लीगल रिजर्व रेशो यहाँ पर जैसे क्या आता है 20%, तो अगर मैं 20% से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा 5। यानी कि कमर्शियल बैंक 5 बार आपको लोन दे सकता है, 5 बार उस पैसे को यूज़ करके आगे लोन दे सकता है। और अगर मैं ये आपको समझ में आ गया तो आप समझ सकते हो, देखो कैसे 5 बार आगे कर सकते हैं, तो आप समझ भी सकते हो। देखो अब टोटल अगर मुझे निकालना है कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन हमारी इकोनॉमी में कितना होगा, तो इसके थ्रू मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता है अगर इस इनिशियल आपने डिपॉजिट कितना किया था, मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लाई, जो आपने मनी मल्टीप्लायर आपका आया।
आपको पता है कि आपने 1000 रुपये डिपॉजिट किया था, उस 1000 रुपये को 5 बार आप पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो लोन की फॉर्म में। तो 5 बार आप कर सकते हो, तो आपका कितना लोन क्रिएट हो जाएगा? आपका लोन क्रिएट हो जाएगा 5000। यानी कि आप 5000 रुपये का बेसिकली क्या दे सकते हो, आप डिपॉजिट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो टोटल है ये 5000 रुपये यहाँ आएगा। इसका मतलब है कि आप सारे डिपॉजिट्स जो है 1000 रुपये का आपने जो डिपॉजिट कराया था, उस 1000 रुपये को जो 5 बार आप मनी मल्टीप्लायर की फॉर्म में इस्तेमाल करके लोगों को लोन दे सकते हो। लेकिन 5000 रुपये का लोन नहीं दोगे, क्योंकि 5000 रुपये में तो आपको पता है कि 20% तो अपने पास रखोगे। तो 1000 रुपये तो भैया अपने पास रखोगे, तो बाकी जो बचा 4000 रुपये का लोन दोगे। इसका मतलब जो कैश रिजर्व होगा टोटल वो 1000 रुपये का होगा। इस तरीके से होगा, समझ गए? मतलब आपको मैंने क्या बताया था कि आपके पास लोन देने को बचा ही ना हो, यानी कि यहाँ पर जब जीरो आ जाए तभी आप बना सकते हो। तो देखो 1000 रुपये का डिपॉजिट था, अगर 1000 रुपये का ही कैश रिजर्व आ जाए तो फिर आपके पास लोन देने को बचा है? कुछ नहीं बचा ना, ये वो कह रहा है। तो फिर आप लोन दे नहीं सकते आगे। तो यहाँ पर प्रोसेस खत्म हो जाएगा पूरा, कि यानी कि जब आपका कैश रिजर्व टोटल 1000 रुपये का बन जाए, जैसे 1000 रुपये में 200 रुपये कैश रिजर्व बन चुका है, 800 रुपये में आप फिर 160 कर दी, यानी कि इसका टोटल करके 1000 रुपये अगर आ गया, तो उसका मतलब उसके बाद लोन दे नहीं पाएगा आदमी। तो और तब तक आपका 5000 रुपये का डिपॉजिट का पैसा आप इस्तेमाल कर चुके होगे। 1000 रुपये से स्टार्ट हुआ था, करते करते 5000 तक आप डिपॉजिट का इस्तेमाल कर चुके हो। वो निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। उसके बाद फिर हमने खुद से दिमाग लगाया कि 5000 रुपये में इसका मतलब 20% तो कैश रिजर्व बना दिया होगा, तो 1000 रुपये का बना दिया होगा, तो बाकी 4000 का लोन दे चुके होगे टोटल। तो टोटल लोन 4000 रुपये का दे चुके हैं इकोनॉमी का। ये फायदा है। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं चैप्टर का, वो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का रोल क्या होता है? देखिए, सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बॉडी है, यानी कि एक बहुत बड़ी बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है, ठीक है, जिसका मेन काम क्या है? एंटायर बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर कंट्री के कंट्रोल करना, उसे ऑपरेट करना, रेगुलेट करना और डायरेक्ट करना, पूरी तरह से कंट्रोल करना, कैसे चलेगा वो, कैसे उसको रेगुलेट करे, कैसे उसको डायरेक्शन दी जाए, ये काम होता है। यानी कि पूरे बेसिकली कंट्री के मनी सप्लाई या मॉनेटरी सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। और हमारे इंडिया में आपको जैसे पता है कि इंडिया में आरबीआई सेंट्रल बैंक है, ठीक है। आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 में, अंडर आरबीआई एक्ट पास हुआ था 1935 में। तो ये आरबीआई हमारा। अब हमारी बात करते हैं फंक्शंस। देखिए, सेंट्रल बैंक के कई सारे फंक्शंस हैं। ये सबसे बड़े सेंट्रल बैंक, सबसे पहला फंक्शन होता है बैंक ऑफ इशू या करेंसी अथॉरिटी, फिर बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर, कंट्रोलर मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये सबसे बड़े फंक्शन है। पहले इसकी बात करते हैं, करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इशू। मतलब कि सेंट्रल बैंक के बाद पूरी अथॉरिटी है कि वो जो हमारे पेपर करेंसी नोट्स है, 1 रुपये नोट्स को छोड़ के और कॉइन्स को छोड़ के, बाकी पूरी इसके पास अथॉरिटी होती है कि वो बैंक वाला कमर्शियल सेंट्रल बैंक इसको इशू करता है। 1 रुपये के नोट और बाकी जो कॉइन्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, ठीक है। लेकिन आपको ये बात समझनी है, 1 रुपये नोट जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उसके सिग्नेचर करता है, लेकिन बाकी करेंसी नोट्स को गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है वही सिग्नेचर करता है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है? हमारा नोट सर्कुलेशन हमारा यूनिफॉर्म बना रहता है, पेपर करेंसी बनी रहती है। सेंट्रल बैंक के पास पावर है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की, क्योंकि उसकी जब वो नोट इशू कर रहा है तो वो कंट्रोल कर सकता है कि कितना ज़्यादा नोट इशू करने, कितने कम करने। सेंट्रल बैंक ये भी सुपरविजन कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है कि हमारे कंट्री में नोट्स कितना इशू हो रहा है, कैसे करे। करेंसी सिस्टम को पूरा पब्लिक फेथ के लिए इंश्योर कर सकता है। करेंसी की वैल्यू को कम करना, ज़्यादा करना, ये भी उसके हाथ में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के लिए एक बैंकर की तरह काम करता है, एजेंट की तरह भी काम करता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह भी काम करता है। इस पॉइंट में तीनों मतलब है। एज अ बैंकर की बात करें तो बैंक वाला क्या करता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट के करंट अकाउंट को मैनेज कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। गवर्नमेंट के लिए कोई किसी से पैसा लेना, किसी को पैसा देना, ये काम कर सकता है। गवर्नमेंट को लोन दे सकता है टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। गवर्नमेंट जो है उसे लोन बोरो कर सकती है ट्रेजरी बिल सेल करके, खाली ये फ़ायदा होता है। एजेंट कैसे काम करता है? सेंट्रल बैंक क्या करता है, एज अ एजेंट की तरह उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पब्लिक डेट, जो पब्लिक का डेट है, उसको वो मैनेज कर सकता है एजेंट की तरह,
ठीक है, कि लोगों के बिहाफ पे वो लोगों का पैसा, जो लोगों को उधार पैसा है वो पब्लिक का, वो मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकते हैं कि भैया इकोनॉमिक सिचुएशन में क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल सिस्टम हमारा कैसा है, मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करें, ये सब चीज़ें इनके बारे में बता सकते हैं सेंट्रल बैंक। अगला है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। बैंकर के लिए बैंक की तरह भी काम करता है और उसको सुपरवाइज़र भी करता है, जैसे कि कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व, जो हम बात कर रहे थे अभी, लीगल रिजर्व रेशियो की। कमर्शियल बैंक क्या करता है, अपना कुछ हिस्सा बैंक वालों के पास रखता है, सेंट्रल बैंक के पास रखता है अपने डिपॉजिट्स का, उसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो सेंट्रल बैंक उनका पैसे को कस्टडियन की तरह संभाल के रखता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, मान लो कमर्शियल बैंक को लोन की ज़रूरत है, वो पैसा कहीं से मिल नहीं पा रहा, तो लास्ट रिजोर्ट वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है कि भैया मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, क्लियरिंग हाउस, सेंट्रल बैंक क्या करता है, आपको पता है सेंट्रल बैंक जो है सबके कैश रिजर्व को होल्ड करके रखता है, कमर्शियल, सभी कमर्शियल बैंक के। तो किसी को भी अगर किसी को भी सेटल करना है अकाउंट, मान लो इस बैंक का, बैंक 1 का बैंक 2 को पैसा देना था, तो इसके अगर अकाउंट को सेटल करना है तो कमर्शियल सेंट्रल बैंक कर सकता है, बिकॉज सारे कमर्शियल बैंक के अकाउंट सेंट्रल बैंक के साथ होते हैं, तो उनके अकाउंट्स के थ्रू एक दूसरे को पैसे को ट्रांसफ़र करना, किसी को पैसा देना, ये सब कर सकता है। और सुपरवाइज़र की तरह क्या करता है, बैंक वाला उसे रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक को, यानी कि उसको भैया रेगुलेशन करता है कि उसे लाइसेंसिंग देगा, ब्रांच एक्सपेंशन के बारे में लाइसेंस देता है, रेगुलेट करता है, भैया एसेट को कैसे लिक्विडिटी मेंटेन करे, उसको मैनेजमेंट कैसे करे, बैंक को बंद कैसे करे, ये सब चीज़ें बताते हैं। ठीक है, और पीरियोडिक इंस्पेक्शन करते हैं बैंक वालों का कि वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब बात करते हैं हमारा लास्ट फंक्शन सेंट्रल बैंक का, और यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मनी सप्लायर का कंट्रोलर होता है। मनी सप्लायर को पता है कि हमारे कंट्री में मनी पब्लिक के पास कितनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो जो मनी सप्लाई है और जो क्रेडिट है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। आरबीआई के पास हमारे इंडिया में पावर है कि वो रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को, कि मनी सप्लाई हमारे इंडिया में कितनी होनी चाहिए। वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करता है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली बनाई इसलिए होती है कि हमारी कंट्री में मनी सप्लाई का कंट्रोल करने के लिए। तो उसके लिए 2 तरीके हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स अपने, एक होता है क्वालिटेटिव। तो पहले हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका होता है वही जो हम बात करते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। बेसिकली लीगल रिजर्व जो है हमारा, जो हम बात कर रहे थे अभी, जिसमें आरबीआई कहता है ये बात कि भाई आपको अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा, मैंने क्या बताया था, या तो अपने पास रखना होगा या फिर हमें अपने, या फिर हमारे पास रखो। जो आरबीआई ये कहता है कि अपने डिपॉजिट का हिस्सा हमारे पास रखो, उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। जो अपने नेट डिमांड डिपॉजिट, पता है ना, डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आ गया, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी, और टाइम लायबिलिटी का मतलब जो फिक्स डिपॉजिट FD वगैरह, उनका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज हमारे पास रखो। ये मिनिमम परसेंटेज होता है। और सवाल ये उठता है कि अगर आरबीआई ने CRR को बढ़ा दिया, ये बना इसलिए है कि आगे मनी सप्लाई कंट्रोल कर सके। ये क्यों कह रही है कि मेरे पास रखो, ताकि मनी सप्लाई का कंट्रोल कर सके। कैसे, देखो ध्यान से, अगर CRR को बढ़ा दिया मतलब कि हमें ये कह दिया कि आप अपने डिपॉजिट का ज़्यादा हिस्सा हमारे पास रखो, तो अगर ज़्यादा हिस्सा हमारे पास रखेंगे तो भैया लोगों को लोन देने के लिए कम बचेगा। मान लो 1000 रुपये डिपॉजिट कराया किसी ने, और पहले तो 10% कह रही थी कि आप अपने पास रखो, हमारे पास रखो, तो 900 रुपये का लोन दे रही थी। लेकिन अगर 10% कह दिया कि 20% रखो हमारे पास, तो लोन सिर्फ 800 का ही दे पाएगी। तो जितना ज़्यादा CRR होगा उतना ज़्यादा जो मनी सप्लाई होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन जो होगा, यानी कि जो लोन दिया जाएगा लोगों को, वो लोन देना कम हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर, और लोन देना कम हो जाएगा तो लोगों के पास पैसा भी कम आ जाएगा। अगर लोन ही कम दे रही है तो लोन कम दे रही है तो पैसा भी कम हो जाएगा मनी सप्लाई। इसी का उल्टा भी हो सकता है कि अगर CRR कम कर दिया तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के। इसमें क्या होता है कि डिपॉजिट्स का मिनिमम परसेंटेज जो अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है लिक्विड एसेट की फॉर्म में, यानी कि ऐसे एसेट जो फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसे SLR बोलते हैं। वही चीज़ है कि अगर SLR बढ़ा दिया तो ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखना पड़ेगा, वही चीज़, और ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखना पड़ेगा तो फिर क्रेडिट क्रिएशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि लोन
बैंक वाला कम देगा लोगों को, और लोन कम देगा तो मनी सप्लाई भी फिर हमारी इकोनॉमी में कम हो जाएगा। इसका उल्टा भी हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर एसएलआर कम कर दिया तो क्रेडिट प्रेशर बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ और भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि रेपो रेट। रेपो रेट, जी हाँ, रेपो रेट क्या होता है इसको ध्यान समझना। रेपो रेट का मतलब ऐसा रेट होता है जिसमें सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री का कमर्शियल बैंक को लोन देता है। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देता है ना, अपनी उसकी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए, शॉर्ट टर्म छोटे समय के लिए, उसे रेपो रेट बोलते हैं या रीपरचेज रेट बोलते हैं। कि जब कमर्शियल बैंक को लोन देता है सेंट्रल बैंक, ठीक है, तो अब मेरी बात समझो, अगर ये रेपो रेट बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक को जो लोन लेना पड़ेगा बहुत महंगा लेना पड़ेगा। मान लो लोन अगर 7% का मिल रहा था पहले सेंट्रल बैंक से, तो अगर वो 10% का रेट से मिलेगा तो मैं ऑब्वियस ही बात है, आप खुद सोचो, अगर लोन का इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो आप नहीं लोगे। तो ऐसे सेंट्रल बैंक से भी लोन कमर्शियल बैंक नहीं लेगा, तो नहीं लेगा तो भैया पैसा भी कम आएगा उसके पास। पैसा कम आएगा उसके पास तो भैया वो फिर आगे पैसा बांटेगा कैसे? क्योंकि सिर्फ पैसा बांटेगा वो ऐसे नहीं बांटता कि जो डिपॉजिट का पैसा होता है, जो पैसा एक्चुअल में उसके पास अगर होगा ही नहीं पैसा बांटने के लिए, तो फिर वो आगे बांटेगा नहीं तो क्रेडिट नहीं क्रिएट होगा, क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा। ऑलरेडी यही आपको समझना है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर पीछे वाले से लोन बहुत महंगा मिल रहा है, मतलब अगर ये आप सोचो कि अगर पीछे वाले से मुझे बहुत महंगा लोन मिल रहा है तो मैं आगे वाले को भी लोन महंगा दूंगा। यही सिस्टम होता है कि अगर मुझे लोन पीछे वाले से बहुत महंगा मिल रहा है, जैसे कमर्शियल बैंक को 10% का रेट मिल रहा है, तो मैं आगे 15% लोगों से लूँगा, क्योंकि मुझे भैया प्रॉफिट कमाना है ना, बैंक वालों को प्रॉफिट कमाना है। अगर उसे पीछे बहुत नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आपके ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेगा, और आपके ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेगा तो लोग लोन लेंगे नहीं तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो गया, मनी सप्लाई भी कम हो गया। समझिए, इसका उल्टा क्या होगा कि अगर रेपो रेट कम हो गया, यानी कि सस्ता लोन पीछे मिल रहा है, तो भैया हम आगे भी सस्ता लोन लोगों को देंगे, और सस्ता लोन लेंगे तो लोग लोन लेंगे और क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा और मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा। समझ गए? सिंपल। बैंक रेट बेसिकली डिस्काउंट रेट बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये भी वही होता है कि सेंट्रल बैंक जिस रेट पे लोग कमर्शियल बैंक को लोन देता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरी करने के होता है, लंबे समय के लिए, 5 साल 10 साल के लिए। और जब लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरी करने के लोन देता है उसे बैंक रेट बोलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट बोलते हैं। तो ये इसमें भी आप समझो ये बात कि अगर बैंक रेट बढ़ गया, सेम वही चीज़ है कि लोन महंगा मिल रहा है सेंट्रल कमर्शियल बैंक को, तो आगे भी लोग लोन महंगा देगा। अगर लोन महंगा देगा तो लोग लोन लेंगे नहीं तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, लोग लोन लेंगे नहीं, और लोग लेंगे ही नहीं तो मनी सप्लाई भी फिर कम हो जाएगा। ठीक इसके उल्टा भी होगा, वो जो मैंने अभी समझाया। अगला होता है रिवर्स रेपो रेट। भैया रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स का मतलब उल्टा। रेपो रेट क्या था कि कमर्शियल बैंक जब लोन ले रहा है सेंट्रल बैंक से, और रिवर्स क्या है कि कमर्शियल बैंक जब लोन दे रहा है, नहीं ये गलत समझ रहा हूँ लोन दे रहा ही नहीं। देखो क्या है, कमर्शियल बैंक जब अपना डिपॉजिट, अपना जो उसके बाद पैसा है सरप्लस, वो डिपॉजिट की बात है, लोन नहीं, डिपॉजिट जब जमा करता है सेंट्रल बैंक को जिस रेट पे, उसे और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है ना, कि यानी कि वही चीज़ एक तरह का आप कह सकते हो लोन दे रहा है, ये भी कह सकते हो आप कि जो उसके बाद एक्सेस पैसा है कमर्शियल बैंक के पास, वो जब सेंट्रल बैंक के बाद डिपॉजिट कर देता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और जिस रेट पे करता है उस रेट को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ये रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो क्या होगा। सपोज करो कि आपको सेविंग अकाउंट में 5% का इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन बैंक वालों ने कहा कि आपको 10% मिलेगा, तो क्या करोगे आप ज़्यादा पैसा डिपॉजिट कराओगे नहीं कराओगे, मुझे बताओ। आप ज़्यादा पैसा डिपॉजिट कराओगे किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। तो जब ऐसे ही होता है, आप ज़्यादा पैसा जब पैसा ज़्यादा डिपॉजिट कराओगे तो आपके पास खुद का पैसा कम हो जाएगा, और खुद का पैसा कम हो जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप खुद का पैसा अगर कम हो गया तो लोगों को भी लोन कम दोगे। ऑब्वियस ही बात है ना, आपके पास पैसा होगा तभी तो लोन दोगे, पैसा ही नहीं तो लोन कैसे दोगे।
तो पैसा ही नहीं होगा तो लोन कैसे दोगे? इसकी वजह से क्या होगा, आगे लोन दोगे नहीं तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो गया तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पैसा डिपॉजिट नहीं कराएगा, क्योंकि पैसा ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो भैया फिर पैसा ज़्यादा पड़ा होगा सेंट्रल कमर्शियल बैंक के पास। जब ज़्यादा पैसा उसके बाद पड़ा होगा तो ज़्यादा लोन देगा, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा। ऐसे होता है, समझ आ रही बात? इस तरह से होता है। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का हम लास्ट अब पॉइंट बढ़ते हैं, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। जी हाँ, इसका मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक के पास ना अथॉरिटी होती है कि वो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद सकती है और बेच सकती है एक ओपन मार्केट में, पब्लिक के थ्रू, पब्लिक को या पब्लिक से, क्या मतलब है, फ्रॉम और टू का मतलब अगर खरीद रही है तो पब्लिक से खरीदेगी या कमर्शियल बैंक, पब्लिक से खरीदे कमर्शियल बैंक से खरीदे एक ही बात है, बिकॉज पब्लिक का पैसा कमर्शियल बैंक के पास जाता है। और बेच सकती है पब्लिक को या कमर्शियल बैंक को, बात एक ही है, क्योंकि पब्लिक को बेचेगी वो पैसा कहाँ रखेगी, कमर्शियल बैंक के पास रखेगी। तो इसलिए कमर्शियल बैंक कह दो या पब्लिक कह दो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो इसलिए ये वो कह रहे हैं, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा बेचा जाता है उसकी वजह से मनी सप्लाई में क्या असर पड़ता है, देखो समझो बात को। अगर आरबीआई बेचेगी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ना बहुत ही जैसे लिक्विड एसेट होते हैं एक तरह की, समझ लो। तो अगर बेचेगी तो किसको बेचेगी, पब्लिक को। पब्लिक का पैसा कहाँ जाएगा, कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक, अगर कमर्शियल बैंक में पैसा जाएगा मतलब बेचेगी तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक से बेचेगी, है ना, कमर्शियल बैंक से बेचेगी। तो इससे क्या होगा, बेचेगी, बेचने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो। तो बेचेगी तो कमर्शियल बैंक के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी, ठीक है, अगर बेचेगी, मेरी बात समझना, तो क्या होगा, तो अगर वो बेचेगी तो क्या होगा कि उसका कैश रिजर्व कम हो जाएगी कमर्शियल बैंक के पास। जैसे कि सपोज करो अगर 50,000 की सिक्योरिटी बेच दी तो 50,000 को अब सिक्योरिटी को मेंटेन कर, ये 50,000 का लोन नहीं दे सकती किसी और को। तो अगर 50,000 की सिक्योरिटी बेच दी तो कमर्शियल बैंक खरीदेगी इससे, यानी कि 50,000 दे के खरीदेगी। तो 50,000 अगर दे के खरीदेगी सिक्योरिटीज़ तो उसके बाद 50,000 कम नहीं हो जाएंगे लोन देने के लिए, क्योंकि अगर आरबीआई ने इसको बेच दिया तो इसके बाद पैसा कम हो जाएगी, क्योंकि ये खरीदेगा, और कम हो जाएगी तो पैसा आगे भी कम देगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ऐसे अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से खरीदेगी तो भैया कमर्शियल बैंक इस वक्त बेच रहा होगा तो उस पर पैसा आ जाएगा। जैसे यही 50,000 की सिक्योरिटी मान लो इसने बेची तो आरबीआई ने खरीदी तो पैसा इसके पास आया कमर्शियल बैंक के पास। आरबीआई के पास कम हो गया लेकिन इसके पास तो आ गया, इसके बाद आ गया तो पैसा बढ़ेगा, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, क्योंकि पैसा अगर मान लो कमर्शियल बैंक ने 50,000 की सिक्योरिटी बेची और इसने खरीदी तो 50,000 इसके बाद आ गया, वो ज़्यादा बांटेगा, आगे लोन देगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। समझ गए ना बात को? अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। जी आपको बता दो, हमने ये तो पढ़ लिया है, ठीक है। क्वालिटेटिव मेथड्स जो है हमारे, अब उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है मार्जिन, अब हम बात करेंगे जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मोरल सुएशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ये सारे पढ़ लेते। अब है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। बेसिकली क्वांटिटेटिव मेथड में क्या होता है कि इसमें हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, बट क्वालिटेटिव में हम सिर्फ कुछ सेलेक्टिव चीज़ों की बात करते हैं जो हर जगह पे मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, ये कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स के लिए होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें मार्जिन रिक्वायरमेंट की, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट में आपका मतलब होता है जैसे कि जब आप लोन देने जाते हो बैंक वालों से तो होता क्या है कि कुछ मार्जिन आपको देना पड़ता है। जैसे कि जब आप लोन लेते हो तो कुछ आप सिक्योरिटी ऑफर करते हो बैंक वालों को, है ना, आप कुछ अपना कुछ पैसा गिरवी रखते हो, कुछ सिक्योरिटी प्रॉपर्टी वगैरह। तो वो जो गिरवी रखते हो उसकी अमाउंट कितनी होती है, सवाल ये है। सपोज करो बैंक वालों ने कहा कि भैया जैसे आपने 1 लाख का लोन दिया, तो बैंक वाला कहता है कि भैया आप 1 लाख का डिपॉजिट ना, 1 लाख की सिक्योरिटी नहीं, इससे थोड़ा मार्जिन दो, कि कल को हो सकता है कि भैया आपने अगर 1 लाख का हमें घर दे दिया, या सॉरी 1 लाख का हमें जो कोई गिरवी रख दिया हमें कुछ, लेकिन उसकी कल को उसकी 1 लाख की वैल्यू 90,000 की होगी, तो भैया हम तो भैया लॉस में, बैंक वाले कहेंगे। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा हमें गिरवी रखो, तो ज़्यादा को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट सेंट्रल बैंक फिक्स करता है, सपोज करो 40% है, तो कमर्शियल बैंक जो है वो कहेगा कि भैया 1 लाख का अगर लोन दे रहे हैं तो 40% मार्जिन है, तो इसका मतलब आपको हम लोन दे सकते हैं सिर्फ 40,000 माइनस करके 60,000 रुपये का, सिर्फ 60,000 का ही लोन दे सकते हैं हम आपको। क्यों?
क्योंकि भैया अगर 1 लाख का अगर हम आपको लोन दे रहे हैं, कल को ऐसा हुआ कि भैया आपने 1 लाख का मुझे मतलब आपका 1 लाख की प्रॉपर्टी 60,000 की बिक रही है, तो भैया फिर तो हम लोन, इसलिए हम लॉस में चल जाएंगे अगर मैंने 1 लाख का ही लोन दे दिया। तो अगर कमर्शियल बैंक को कहा गया 40% आप मार्जिन रिक्वायरमेंट रखो, तो फिर लोन कितना दे सकते हैं? 60% मैक्सिमम। ठीक है ना। अगर मतलब एक बंदा 1 लाख का लोन लेना चाहता है और कमर्शियल बैंक कह रहा है कि 40% मार्जिन है, तो फिर 1 लाख का उसको प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रखनी पड़ेगी और लोन मिलेगा 60,000 का। समझ गए ना। तो अगर मार्जिन बढ़ जाएगा तो भैया मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा। क्यों? अगर मार्जिन ज़्यादा है, मान लो वो कह रहा है कि 1 लाख का लोन ले रहे हो, तो भैया आपको लोन सिर्फ 50,000 का मिलेगा या 40,000 का मिलेगा। मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ रहा है, तो भैया कोई लोन लेगा ही नहीं। लोन लेगा ही नहीं तो भैया पैसा आएगा नहीं, मनी सप्लाई कम। लेकिन अगर ये गिर गया मार्जिन, तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे। लोग सोचेंगे कि चलो भाई लोन ज़्यादा मिल रहा है, कि अगर मैं 1 लाख का लोन लेने जा रहा हूँ तो मुझे 1 लाख का पूरा मिल जाएगा या 90,000 का लोन मिल जाएगा, तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे। समझ गए ना बात को। अगला होता है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन बेसिकली एक ऐसा तरीका होता है, इसमें सिर्फ हम सेंट्रल बैंक लोगों को बस एक सलाह देता है, परसुएड करता है, परसुएशन बोलते से, कि भैया आप हमारी पॉलिसी को फॉलो करो, ये करो वो करो। ठीक है। इसमें कोई हम एक्शन नहीं लेते, हम सिर्फ इसको बैंक वालों को अर्ज करते हैं कि भैया हमारी क्रेडिट पॉलिसी जो है उसको फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे, उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको सलाह देते हैं। बैंक वाला उसे नोटिस भेजता है, सेंट्रल बैंक उसे कन्विंस करता है बैंक वालों को कि भैया हम आपकी मदद के लिए खड़े हुए हैं। हालांकि कोई एक्शन नहीं लेते, कोई पनिशमेंट नहीं देते। मतलब अगर मोरल सुएशन फॉलो नहीं भी करा तो ऐसा नहीं है कि उसको मार डालेंगे, मतलब सॉरी उसको एक्शन लेंगे, पनिशमेंट दे देंगे, नहीं। ठीक है ना। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? इसमें आरबीआई सिर्फ कुछ बैंक को एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कहता है कि भैया उसको आप लोन दो। ये पॉजिटिव मैनर में हो सकता है, नेगेटिव मैनर में हो सकता है। जैसे पॉजिटिव मैनर में क्या हो सकता है कि बैंक वाला सेंट्रल बैंक चाहता है कि भैया एग्रीकल्चर वालों को, एग्रीकल्चर को बढ़ाना है कंट्री के अंदर, तो एग्रीकल्चर वालों को सस्ते में लोन दो। कुछ प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं हमारी कंट्री में, जैसे एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स, तो ये चीज़ होती है। ठीक है ना। तो ये नेगेटिव मैनर में कैसे हो सकता है लेकिन, कि हम क्रेडिट को ना कम कर देते हैं। मान लो मैं कह रहा हूँ कि भैया सर्विस सेक्टर में क्रेडिट ना, उधार ना दो, तो जो हम कह रहे हैं कि इस सेक्टर में उधार ना दो तो नेगेटिव मैनर हो गया। अगर हम कह रहे हैं कि इस सेक्टर में उधार सस्ते में दो तो पॉजिटिव मैनर हो गया। ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये सब चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक करिए, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।